भूल गया था, मैं दोबारा करूँ। अच्छा जी, so let's share my screen with you people once again. Okay, so मेरी स्क्रीन नजर आ रही है बेटा? Yes. ठीक है। So अब यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आ रही है वो ये है कि photosynthesis not only enable the organism to get useful energy in the form of ATP, but also the chemical potential energy in the form of complex organic molecule. और करें इस सेंटेंस पे, कह रहे हैं कि हम फोटोसिंथेसिस से दो चीजें हमें मिल रही है। एक तो एटीपी मिल रही है, अगरचे वो एटीपी हमें नहीं मिल रही, वो एटीपी प्लांट अपने लिए बना रही है। अपने लिए कैसे बना रही है? क्योंकि अगर वो एटीपी ना होती तो ग्लूकोज नहीं बनता। तो एटीपी सिर्फ रेस्पिरेशन से नहीं मिलती बल्कि फोटोसिंथेसिस से भी मिलती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का जो इनपुट ऑफ एनर्जी है वो लाइट एनर्जी है। लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करके कुछ एनर्जी हमें एटीपी फॉर्म में मिल जाएगी, और जो बाकी एनर्जी है वो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में मौजूद होगी। इन्हीं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाने में ये वाली एनर्जी खर्च होती है, एटीपी जो फोटोसिंथेसिस से मिलती है। तो बेसिकली प्रोडक्ट तो हमारा एक ही है, वो है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, लेकिन इनडायरेक्ट प्रोडक्ट दो है, एक एटीपी प्रोडक्ट है, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रोडक्ट है। इस पे सवाल आते हैं, याद रखिएगा। तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, जो हमें फोटोसिंथेसिस से मिलता है, वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मिलते हैं, यानी शुगर मिलती है, यानी कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, जबकि एटीपी खुद यूज हो जाता है फोटोसिंथेसिस के अंदर, अगर ये प्रोडक्ट है। उसके बाद ये कहते हैं कि द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कैन बी यूज्ड बाय हेटेरोट्रॉफ्स। अब चूंकि हम तो लाइट एनर्जी नहीं खा सकते, हम लाइट एनर्जी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो अगर हमें एटीपी बनानी होगी तो हमें सोर्स लाइट नहीं चाहिए, बल्कि हमें ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल चाहिए जो फोटोसिंथेसिस में बन चुके हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी की वजह से बने थे, अब वो हमारा सोर्स होगा एटीपी बनाने के लिए। तो बेटा फोटोसिंथेसिस में एटीपी बनाने के लिए लाइट एनर्जी सोर्स थी, उस एटीपी ने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाए। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अब हमारे लिए सोर्स बना कि हम इसको यूज करें और हम एटीपी बनाएं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि आपने यहाँ इस जगह में एटीपी यूज करके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाए, और यहाँ पर आप कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को यूज करके एटीपी बनाएंगे। उल्टा उल्टा रिएक्शन है, बिल्कुल जिस तरह आपकी गाड़ी के अंदर जनरेटर बैटरी को चलाता है और फिर जनरेटर बैटरी को चार्ज करता है, और बैटरी क्या करती है, वो जनरेटर को ऑन करने में, इग्निशन में इस्तेमाल होती है। तो बिल्कुल ये ऐसा रिएक्शन है। अब यहाँ देखिएगा फोटोसिंथेसिस में क्या होती है, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, वो लाइट एनर्जी एटीपी जनरेट करती है, और ये एटीपी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना देते हैं। ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हेटेरोट्रॉफ्स की बॉडी में जब आते हैं तो वो एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, यानी इसको हम दोबारा तोड़ते हैं और इससे एटीपी बनाते हैं, वो एटीपी हमारी बॉडी को चलाती है। ये तो सेंटेंसेस आपके समझ में आ गए। उसके बाद है द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ हेटेरोट्रॉफ्स में बी यूज एज। अच्छा, अब यहाँ दो बातें और हैं। मैंने आपसे यहाँ इस सेंटेंस में कहा कि हमारे बॉडी में जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, जब वो टूटेंगे तो वो एटीपी रिलीज करेंगे। तो वो सारे नहीं टूटेंगे, कुछ टूटेंगे जिसमें से एनर्जी निकलेगी, और कुछ जो है वो हमारी बॉडी के पार्ट्स बनाने में इस्तेमाल होंगे। मसलन आपके बॉडी के मसल्स बिल्टअप होते हैं, आपके हेयर बनते हैं, आपकी पिगमेंट्स बनती हैं, आपके टेंडन्स बनते हैं, आपके मसल्स बनते हैं, आपके नाखून बनते हैं। तो इन चीज़ों के बनाने में भी ये मैक्रोमोलिक्यूल चाहिए होते हैं। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि ना सिर्फ एनर्जी रिलीज करने में इस्तेमाल होते हैं, बल्कि आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स बनाने में भी ये इस्तेमाल होते हैं। So the organic compounds of heterotrophs may be used as building materials, or it may be oxidized to release useful form of energy in the form of ATP. आगे ब्रैकेट में क्या लिखा है, the only available form of energy for work done। ये वाहिद एनर्जी सोर्स है जिससे वर्क डन किया जा सकता है, अदरवाइज सारी एनर्जी जाया हो जाती है। तो दोबारा इस पे गौर करें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ हेटेरोट्रॉफ में बी यूज एज बिल्डिंग मटेरियल, या तो बिल्डिंग मटेरियल बनाते हैं या फिर टूट जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ताकि वो रिलीज करे एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और ये एटीपी फिर हमें क्या करे, हमारी बॉडी को ओनली अवेलेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। और ये एटीपी हमें कैसे मिलेंगे, बाय कैटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। इसके अंदर थोड़ी सी मुझे फर्दर डिटेल बतानी है आप लोगों को, और उस डिटेल के लिए मैं चाह रहा हूँ कि मैं पहले आप लोगों से कुछ चीज़ें मज़ीद पूछूं एक्सप्लेनेशन के लिए।
तो मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग ज़रा मेरे साथ रहिएगा। मैं देखता हूँ कौन कौन मेरे साथ है। चले, मैं एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ आप लोगों से, और अगर हमारे पास कौन कौन है मैं देखता हूँ। मोहम्मद हसन मौजूद है? मोहम्मद हसन शफीक। हसन बेटा, आप हैं, प्रेजेंट हैं? आप प्लीज अगर है तो आप अपना माइक जरा ऑन कीजिएगा। जी सर। हसन, मेरा सवाल है, गौर से सुनिएगा, बाकी सारे बच्चों भी सुन रहे होंगे, सब बच्चों को ये जवाब दे। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप ये बताइएगा कि जब हम लोग प्लांट्स को खाते हैं या कोई दूसरे एनिमल्स का गोश्त खाते हैं और हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं, मैक्रोमोफैट्स, प्रोटीन, ये हमने प्लांट से ले लिए या किसी और ऑर्गेनिज्म से ले लिए। अब अगर इन मॉलिक्यूल्स को हम तोड़ते हैं और इससे एनर्जी निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और उस एनर्जी को हम अपने मकसद के लिए यूज करेंगे, तो इस प्रोसेस को क्या नाम देंगे? किस प्रोसेस से हमें ये एनर्जी मिलेगी कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तोड़ें और उसमें से एनर्जी रिलीज करें? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म तो सम ऑफ मेटाबॉलिज्म इज द सम ऑफ ऑल कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जितने भी प्रोसेस है, चाहे वो एनाबॉलिक है या कैटाबॉलिक है, सबको मिला के मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो इसलिए ये जवाब इतना ऑथेंटिक नहीं होगा। तो कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में किसी एक पर्टिकुलर नाम तो होगा ना आपके पास। कैटाबॉलिज्म में तो बहुत सारे रिएक्शंस है, डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, मुख्तलिफ है, जिसमें से हम कहते हैं कि ये किसी मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन कर लेते हैं। सर डाइजेशन में जो है वो तो सिर्फ इनटेक होती है, उसका इस्तेमाल नहीं होता, एटीपी बनाना नहीं होता ना। शाबाश। तो फिर कोई और नाम होना मुझे नहीं चाहिए। याद। चले हाँ, कोई और चले नाम होना चाहिए। चले चले तो अगर फरवा काशिफ है तो जरा आप बताएंगे मुझे, आपके आपके जहन में कोई ऐसी चीज कि ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हम दूसरे प्लांट या एनिमल से लेते हैं, तो उससे हम एनर्जी कैसे रिलीज करते हैं? सर रेस्पिरेशन से। ठीक है, फरवा काशिफ कह रहे हैं रेस्पिरेशन से, और मुझे फराज अहमद खान ने भी लिखा है जवाब में कि रेस्पिरेशन। मैं यही सुनना चाह रहा था आप लोगों से कि रेस्पिरेशन से। अब यहाँ एक एक्सप्लेनेशन है, इसलिए मैंने आप लोगों को कॉल की। वो एक्सप्लेन, अगर आपका जहन कहीं और है तो आप प्लीज फोकस कीजिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। याद रखिएगा कि जब आप कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को तोड़ेंगे, उसमें से जो एनर्जी निकलेगी उसमें से कुछ एनर्जी जाया भी होगी। जैसे मैंने कहा था कि आप एनर्जी फुल कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो जब एनर्जी जाया होगी वो 62% एनर्जी जाया होती है, और 38% एनर्जी जो है वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जब एटीपी बन गए तो आपका रेस्पिरेशन का प्रोसेस खत्म हो गया। याद रहिएगा, दोबारा बता रहा हूँ, यानी अगर एटीपीज बन गए तो रेस्पिरेशन एंड, दैट्स इट। अब इन एटीपीज को तोड़ना, उसमें से एनर्जी निकाल के बॉडी के फंक्शंस को परफॉर्म करना रेस्पिरेशन नहीं है। याद रहिएगा, रेस्पिरेशन इज नॉट अ यूजफुल एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। अगर आप कहते हैं कि रेस्पिरेशन इज एन एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस, तो थोड़ा सा ये कंप्लीट ऑथेंटिक सेंटेंस नहीं है। आप ये कहिएगा कि रेस्पिरेशन इज एन एनर्जी रिफाइनिंग प्रोसेस। एनर्जी को रिफाइन किया जाता है। रिफाइन का मतलब क्या है? यानी केमिकल पोटेंशियल फॉर्म से आप इसको कन्वर्ट कर रहे हो केमिकल इंस्टेंट फॉर्म में, यानी एटीपी में। या आप कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन इज जस्ट ओनली एटीपी फॉर्मेशन प्रोसेस, यानी इसके अंदर आप एटीपी बनाते हो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को तोड़ के, ना कि एटीपी को तोड़ना। अब जब एटीपी टूटेंगे और उसमें से एनर्जी निकलेंगे, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डीफॉस्फोरिलेशन। क्या कहेंगे? डीफॉस्फोरिलेशन, फॉस्फोराइलेशन। एक होता है कार्बोक्सिलेशन, एक होता है डीकार्बोक्सिलेशन। तो ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, डी का वर्ड जब लगता है तो उसका मतलब होता है किसी चीज को रिमूव करना। तो डीफॉस्फोरिलेशन का मतलब होता है फॉस्फेट को रिमूव करना। तो अगर आप एटीपी से फॉस्फेट रिलीज कर देंगे तो एडीपी बन जाएगा, एक फॉस्फेट रिलीज हो जाएगा, ये कैटाबॉलिक हो जाएगा, और उससे जो एनर्जी निकलेगी वो हम अपने बॉडी के फंक्शन में इस्तेमाल कर सकेंगे। 15 सेकंड का पॉज करके ले रहा हूँ, कुछ पूछना है तो पूछिएगा। सर ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एक फर्क क्या है इन दोनों में? एक ही चीज है,
सर सही। ये जो दूसरा जी सर ये बोलिए। जो दूसरा प्रोसेस एटीपी को तोड़ के उससे एनर्जी निकाल के अपना वर्क डन करना, तो ये कितना % एफिशिएंट है? यस, एटीपी जो एनर्जी रिलीज करती है हमारे बॉडी में, ये ऐसा है, मैं इसकी मिसाल आपको ऐसा दूं कि जैसे कि आपकी गाड़ी के अंदर पेट्रोल है और आपने गाड़ी को इग्निशन दी, तो जब आपकी गाड़ी चल रही है उसका इंजन कितना गर्म होता है, वो पेट्रोल की ही एनर्जी होती है जो हीट एनर्जी फॉर्म में ज़ाया होती है। लेकिन जो आपकी गाड़ी चल रही होती है, आपकी गाड़ी के पहिए चल रहे हैं, गाड़ी अपना काम कर रहा है, वो पेट्रोल के अंदर जितनी एनर्जी है, लॉस तो सारी होती हैं, लेकिन कुछ लॉस ऐसा होता है जो कोई वर्क करके दे रहा होता है, वो मैकेनिकल एनर्जी है। यानी गाड़ी का पहिया अगर घूमता है तो आपका काम चल रहा है ना, अगर गाड़ी का पहिया ना घूमता तो फिर तो आपका काम नहीं चलता। तो इसके वो जो पहिया घूमने वाली एनर्जी है वो तो 100% यूजफुल है ना आपकी। तो एटीपी से अगर आप बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, स्वेलो कर रहे हैं, तो ये तो 100% आपका काम चल रहा है, तो इसकी एफिशिएंसी 100% होगी, इस पे एनर्जी ज़ाया नहीं होती। ठीक है। ठीक है जी, तो मैं वापस उस तरफ जा रहा हूँ, आप प्लीज फोकस कीजिएगा उस स्लाइड के ऊपर। जी, सो सेंटेंस नंबर 3 पे देखिएगा, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ हेटेरोट्रॉफ्स may be used as building material or it may be oxidized to release useful form of energy in the form of ATP, the only available form of energy for work done by a catabolic process of respiration। अब इसमें इन्होंने कहा कि सिर्फ वो एटीपी बनाने में, यहाँ तक रिस्पायरेशन खत्म हो जाएगी जब वो एटीपी बना लेंगे। उसके बाद कह रहे हैं हेटेरोट्रॉफ्स therefore dependent on autotrophs for their building material as well as energy। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि जितने भी हेटेरोट्रॉफ्स है वो ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी वो ऑटोट्रॉफ से ना सिर्फ एनर्जी लेंगे बल्कि उससे ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी ले रहे हैं बॉडी बनाने के लिए। ठीक है, जरा इस ग्राफ को गौर से देखिएगा, सॉरी इस फिगर को देखो, ये लाइट एनर्जी आ रही है, ये ग्रीन प्लांट्स है, ऑटोट्रॉफ्स है, उसने एनर्जी एब्जॉर्ब कर दी और उस एनर्जी की एब्जॉर्प्शन के बाद उसने एटीपी बनाई। उस एटीपी ने क्या किया, क्या बनाया, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाए, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए। यहाँ क्या लिखा हुआ है, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो यहाँ ये एनर्जी भी कह रहा है और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी कह रहा है। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे कि 100 रुपए का एक नोट है, नोट तो एक कागज है, कागज है या नहीं है, कागज है, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन उस नोट के अंदर कितना कमाल है कि उसे कितने काम करा सकते हैं आप, वो इसकी एनर्जी है। तो ये वो नोट है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में नोट बन गए और उसके अंदर एनर्जी छुपी हुई है जो एटीपी ने मुख्तलिफ मॉलिक्यूल को के बॉन्ड्स को तोड़ फोड़ करके बना ली और उसके अंदर स्टोर कर दी। ये जो रेड एरो है ये शो कर रहा है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को, और जो ब्लू लाइन है ये शो कर रहा है ट्रांसफर ऑफ मटेरियल को। मटेरियल से मुराद है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हुआ, ट्रांसफर हुआ प्लांट से किस में, हेटेरोट्रॉफ्स में, क्योंकि जब प्लांट्स को खाता है प्लांट तो उनसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड भी आएंगे और एनर्जी भी आएगी। एनर्जी इसलिए जाहिर सी बात है अगर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आ रहा है तो एनर्जी भी आएगी क्योंकि एनर्जी उसी के अंदर लॉक है। तो ये दोनों चीजें साथ साथ आ रही है हेटेरोट्रॉफ के अंदर। हेटेरोट्रॉफ हम लोग हो सकते हैं, एनिमल हो सकते हैं, फंजाई हो सकती है, बहुत सारी बैक्टीरिया हो सकते हैं। अच्छा, अब ये क्या करेगा, उसके अंदर इस मॉलिक्यूल की तोड़-फोड़ होगी, यानी रिस्पायरेशन होगी। जब रिस्पायरेशन होगी तो रिस्पायरेशन के अंदर भी दो चीजें ट्रांसफर होगी। अब वो दो चीजें क्या ट्रांसफर होगी, रिस्पायरेशन का प्रोडक्ट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है, तो वो सिर्फ रिलीज करेगा हवा में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जबकि जो एनर्जी है उसकी रेड वाली एनर्जी जा रही है, वो एनर्जी यूं ट्रांसफर हुई, कहाँ आई, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एटीपी, यहाँ वो एनर्जी एटीपी फॉर्म में यूज हो गई। तो ये एनर्जी यहाँ पर भी थी, देखो ये रेड एनर्जी यूं आई और ये घूम गई, इसने एटीपी बनाई। अब ये जो एटीपी वाली एनर्जी है ये वर्क डन में भी इस्तेमाल हो सकती है और बहुत ही स्लाइट एनर्जी जाया हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी। जबकि रिस्पायरेशन के अंदर भी जब एटीपी बन रहे थे तो बहुत सारी एनर्जी जाया हो रही थी, जो 62% वाली मैंने कही थी वो हीट एनर्जी फॉर्म में आ रही है। तो जब यहाँ से मॉलिक्यूल जा रहे थे, इन मॉलिक्यूल को तोड़ फोड़ करके एटीपी निकालना था, तो ये देखिए दो रेड लाइन आ रही है, एक रेड लाइन यूं आ रही है, एक रेड लाइन यूं आ रही है। ये वाली एटीपी वाली फॉर्म है, एटीपी की एनर्जी है, और ये हीट एनर्जी है जो जाया हो रही है। और ये फिर वो एटीपी से जब वर्क डन हो रहा था, अभी थोड़ी देर पहले फराज शायद आपने सवाल पूछा था
कि क्या इसके 100%, मैंने कहा था 100% होती है, लेकिन फिर भी इन्होंने लिखा है कि मामूली सी एनर्जी एटीपी से भी ज़ाया हो सकती है जो थर्मल एनर्जी में कंट्रीब्यूट करती है। तो ये ग्राफ इसकी बहुत क्लियर प्रेजेंटेशन है। यहाँ पे मैं आपको एक स्लाइड और बताऊंगा, फिर मैं इसको ऑफ करूंगा। एग्जाम्पल ऑफ वर्क डन इन बायोलॉजी क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल है जो वर्क डन है? All anabolic processes like synthesis of polymers, यानी कंडेंसेशन एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स फ्रॉम देयर मोनोमर्स, इसके लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होगी क्योंकि ये सारे एनाबॉलिक रिएक्शंस है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स, आयंस और बल्क ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, जो आप एएस में पढ़ चुके थे। पोलर मॉलिक्यूल चैनल से पास होते हैं, आयंस भी चैनल से पास होते हैं, और बल्क ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होती है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू अगर आप आयंस या पोलर मॉलिक्यूल लेके जाते हो या बल्क ट्रांसपोर्ट कराते हो तो उसके लिए भी एनर्जी चाहिए, ये भी वर्क डन में आता है। मैकेनिकल वर्क सच एज मसल कॉन्ट्रैक्शन हो गया, या अमीबा जैसे एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म मूवमेंट करता है, यूज ऑफ सीलिया या फ्लैजिला फॉर अ मूवमेंट इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये तीन बड़े कॉमन एग्जांपल थे इसके रेस्पिरेशन के, इसके एनर्जी के। Now we get energy from cellular respiration after a number of chemical and physical events. यानी हम एनर्जी कहाँ से लेते हैं? इनडायरेक्टली रेस्पिरेशन से लेते हैं, क्योंकि रेस्पिरेशन में पहले एटीपीज बनते हैं और फिर उन एटीपी से हम एनर्जी लेते हैं। तो अच्छा, वी गेट एनर्जी फ्रॉम सेलुलर। अच्छा, देन आपने ये सारे स्टेप्स पहले पढ़े थे ओ लेवल से लेके आज तक। इंजेशन एंड डाइजेशन ऑफ फूड, आपने फूड इनटेक किया, उसको डाइजेस्ट किया, आपने इंजेस्ट किया और डाइजेस्ट किया, फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कंटेंट्स इन द ब्लड, फिर ये फूड एब्जॉर्ब होता है ब्लड के अंदर, एसिमिलेशन ऑफ दीज कंटेंट्स टू रीच ईच एंड एवरी सेल, फिर ये जो फूड है ये हर एक सेल को पहुंचता है, ये अपने एज में पढ़ा था ट्रांसपोर्ट में। फिर अब कहते हैं कैटाबॉलिज्म ऑफ दीज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इनसाइड द सेल्स टू फॉर्म एटीपी, यानी ये वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है जो भी आपने पढ़ा, यानी ये रेस्पिरेशन की बात कर रहा है, रेस्पिरेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इनसाइड द सेल टू फॉर्म एटीपी। जाहिर सी बात है रेस्पिरेशन सेल के अंदर होती है, जब मॉलिक्यूल सेल्स के अंदर आते हैं ग्लूकोज, तब जाके रेस्पिरेशन होती है और उससे एटीपी निकलती है। ATP later on oxidizes to release the instant energy, the only available energy for work done in living organisms. तो लास्ट पॉइंट ये शो कर रहा है कि ATP का तोड़ना रेस्पिरेशन नहीं है, बल्कि ये अलग प्रोसेस है जिससे इंस्टेंट एनर्जी निकलती है। सो दैट्स द फाइनल लेक्चर, फाइनल स्लाइड ऑफ द लेक्चर। होपफुली कि ये लेक्चर बड़ा अच्छा रहेगा और आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिल गई होगी इंशाल्लाह। तो आप अगर कोई चीज़ यहाँ पे पूछना चाहते हैं तो आप प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि इसके बाद फिर मैं इसको ऑफ करने जा रहा हूँ। डीफॉस्फोरिलेशन रिपीट कर दें। डीफॉस्फोरिलेशन बेटा जो रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट है वो एटीपी है। याद रखिएगा रेस्पिरेशन का जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या है? एटीपी है। यूजफुल प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, लेकिन एटीपी का मतलब होता है चार्ज्ड बैटरी। एक चार्ज बैटरी अगर आपके पास है तो आप तो किसी भी मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मोबाइल चलाने के लिए, ट्रांजिस्टर चलाने के लिए, घड़ी चलाने के लिए, कि बैटरी है। तो अब उस बैटरी को जब आप मोबाइल में लगाते हो, वो उस बैटरी को यूज करके मोबाइल चल रहा है। अब वो बैटरी डिस्चार्ज करने का प्रोसेस है, बैटरी चार्ज करने का प्रोसेस नहीं है। बैटरी चार्ज करने का प्रोसेस रिस्पायरेशन है, लेकिन बैटरी डिस्चार्ज करने का प्रोसेस डीफॉस्फोरिलेशन है, वो रिस्पायरेशन नहीं है। ओके सर। जी, एनी अदर क्वेश्चन? सर ये स्लाइड शेयर कर देगा प्लीज, चीजें नहीं लिखी हैं। अच्छा ठीक है, मैं शेयर कर लूंगा, ठीक है कर लूंगा। और कुछ? ये स्लाइड शेयर करने के बजाय मैं इन सब स्लाइड को कॉपी पेस्ट करके एक वर्ड की फाइल में लिख देता हूँ और वो फाइल आपको सेंड कर लेता हूँ, ताकि अगर आप इसको लिखना है। सर आप रिकॉर्डिंग सेंड कर सकते हैं? बेटा रिकॉर्डिंग में एक इशू ये होगा कि अगर रिकॉर्डिंग मैंने सेंड करना शुरू कर दिया तो फिर बच्चे क्लास नहीं लेंगे और वो रिकॉर्डिंग के इंतजार में बैठे रहेंगे। तो एक आध बार तो चले किसी को जरूरत पड़ गई है, मजबूरी है, तो हम उसको दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मैं हर बार आपके साथ रिकॉर्डिंग, ये मैं अपने एविडेंस के तौर पे अपने पास रिकॉर्डिंग के लिए रख रहा हूँ, आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगा। कभी बहुत मजबूरी होती है, कोई किसी की कोई ज़रूरत होती है, कोई क्लास किसी वजह से मिस हो गई तो उसके साथ मैं शेयर करूँगा, उससे भी उसको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी।
क्योंकि ये फिर बच्चों की आदत हो जाएगी, बच्चे डायरेक्ट क्लास में नहीं आएंगे और वो वीडियो सी के इंतजार में होंगे। यहाँ मैं एक ऑप्शन आप लोगों के साथ और शेयर कर सकता हूँ, अगर आप एग्री करते हो। वो ये कि मैं किसी भी वक्त एक रिकॉर्डिंग रात को या शाम को कोई रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ, और जब आपकी क्लास की टाइमिंग होती है तो वो आप रिकॉर्डिंग में चलाना शुरू कर लेता हूँ। आप उस रिकॉर्डिंग को पूरी अच्छी तरह सुन ले, समझ ले, और उसके बाद मैं एक छोटा सा सेशन रखता हूँ 20 मिनट का या 25 मिनट में, जिसमें आप उस रिकॉर्डिंग के हवाले से मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई थी, ये समझ में नहीं, ये जरा बता दीजिएगा, तो फिर दोबारा आप बात कर सकते हैं। ये भी हो सकता है। नहीं सर, लाइव सेशन ज्यादा अच्छे हैं। ठीक है, इसमें जो है वो इंटरेस्ट नहीं होता, फिर वो आप क्या इंटरेस्ट नहीं दे पाते। लाइव सेशन वो भी होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि वो सिर्फ रिकॉर्डिंग होगी आपके पास। उस रिकॉर्डिंग के फौरन बाद मेरा लाइव सेशन होगा, जो उस रिकॉर्डिंग के हवाले से बातचीत होगी कि मतलब ये अगर कोई भी क्वेश्चन आपने गैदर किए होंगे तो वो उसी जगह पे डिस्कस कर सकते हैं। मेरा मकसद ये था, एक तो रिकॉर्डिंग भी होगी और साथ में फिर लाइव सेशन भी होगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं बस एक ही बार लाइव सेशन हो जाए और उसी में हम डिस्कशन कर लेंगे, तो या बिस्मिल्लाह, जैसे आप कहें। जी सर, ऐसा सही लगा। ये ऐसे सही है जैसे भी आप पढ़ रहे थे? जी। ठीक है। और सर अब क्लास के अंदर जो नोट डाउन करना मुश्किल, लेक्चर सुन रहे होते हैं तो आप हर क्लास के बाद स्लाइड शेयर कर देंगे? मैं नोट्स दूंगा आप लोगों को, अलग से मैं अपने नोट्स भी दूंगा आपको, डोंट वरी। आप अपनी कोशिश बस करें, आप जितना कोशिश कर सकते हो उतना तो कम से कम करें आप, ताकि कुछ ना कुछ तो आप लिखिए अपने पास। नोट करते हैं फिर लेक्चर फिर वो मिस होना शुरू हो जाते हैं। नहीं, आप अगर कोई चीज़ लिखना चाहते हैं तो मुझे बता दिया करें, मैं थोड़ा सा आपको गैप दिया करूँगा, मसला नहीं है, थोड़ा सा वेट किया करूँगा मैं। और फिर दूसरी बात ये है कि जाहिर सी बात है, आप इतना ना लिखें कि आप ज़्यादा लिख रहे हैं तो आप क्लास मिस कर दें। आप कोशिश ये करें कि जितना शॉर्ट करके लिख सकते हैं उतना, क्योंकि जो आप अपनी चीज़ें अपने हिसाब से लिखेंगे वो आपको याद बहुत अच्छी तरह रहती है, बजाय कि आप किसी और के पॉइंट्स को कॉपी करें। तो एक आदत बना, आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को आदत हो जाएगी, क्योंकि अभी पहली क्लास है। तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता जब क्लासेस चलते रहेंगे तो आप लोग यूज्ड हो जाओगे इंशाल्लाह। So thank you very much, beta. Inshallah, then see you in the next class tomorrow at the same time, inshallah. And कोई भी क्वेश्चन हो तो फिर आपके पास नोट कीजिएगा और फिर कल क्लास शुरू होने से पहले मुझसे शेयर कीजिएगा, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, सी यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।